जैसा कि हम सभी परिचित हैं कि आज बाल दिवस है और इस मौके पर प्रेमचंद जी की ईदगाह कहानी पर चर्चा करने से बेहतर कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि इस कहानी की दिन पर दिन प्रासंगिकता बढ़ती चली जा रही है हमारे समाज में, हमारे जीवन में। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान परिदृश्य में बच्चों पर कितना ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आज जो हमारा दृष्टिकोण है वो उपयोगितावादी दृष्टिकोण बन चुका है। उपयोगितावादी दृष्टिकोण का मतलब क्या है? हम किसी चीज को किस तरह से यूज कर सकें, बस सिर्फ इतना मतलब है। हमें उसकी सात्विकता, हमें उसकी सोवरेनिटी से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उपयोगितावादी दृष्टिकोण से मतलब है हम उसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं अपने लिए, अपने फायदे के लिए। इसी क्रम में जो हमारे बचपन का रंग है वो लगातार बेरंग होता चला जा रहा है। जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि ईदगाह कहानी मुंशी जी ने ईद के उत्सव को ध्यान में रखकर ईद के संदर्भ में लिखा है। जैसा कि हम सभी परिचित हैं कि मुंशी जी ने ईदगाह कहानी ईद के त्यौहार के संदर्भ में लिखी है, लेकिन उनका प्रमुख उद्देश्य इस कहानी को लिखने के पीछे यह नहीं था कि हम किसी त्यौहार और उत्सव को दिखाएं, बल्कि हम ये समझाने की कोशिश करें कि किस प्रकार आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां बच्चे के मनोविज्ञान पर भी असर छोड़ती हैं। देखिए, हम ये सब कहते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बट आप इस बात को जानिए। देखिए, मार्क्सवाद क्या कहता है कि हमारा जो चरित्र है वो 90% नहीं, 100% हमारी आर्थिक परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, हमारी आर्थिक परिस्थितियों से बनता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपकी आर्थिक परिस्थितियां बचपन से ही अच्छी हैं तो आपको अच्छी स्कूली शिक्षा और अच्छे विचार देखने और सुनने को मिलेंगे। आप अच्छे वातावरण में रहेंगे, अच्छे वातावरण में पढ़े लिखेंगे और उसी हिसाब से आप अपने मानसिक और बौद्धिक विकास कर सकते हैं। परंतु जो बच्चा, जो बालक गांव, स्लम, इन सब एरिया में रहता है और उसकी आर्थिक परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं, तो वो उतने बौद्धिक विकास और मानसिक विकास के स्तर को नहीं छू सकता। हो सकता है कि बाद में मेहनत से परिस्थितियां भले अच्छी हो जाएं, लेकिन जो उसका बालक जीवन है, जो बाल जीवन है, वो तो एक तरीके से संकटग्रस्त और कष्टपूर्ण रहेगा ही रहेगा। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो अस्तित्ववाद का दर्शन है वो हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि मनुष्य वस्तु नहीं है। जब तक हम किसी भी चीज को कैसे यूटिलाइज करें इस दृष्टिकोण पर ध्यान देंगे तो हम भी वस्तु बनते चले जाएंगे। जैसा आज हम इन्वायरमेंट के साथ कर रहे हैं, अपनी नेचर के साथ कर रहे हैं, वैसा ही हम बच्चों के साथ भी करना शुरू कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें चौथी 5वीं क्लास से ही कोडिंग, डिकोडिंग ये सब सिखाना शुरू कर दिया गया है, ताकि बच्चा जब 10 या 12 साल का हो तो वो कुछ ना कुछ पैसे अर्न करने लगे। लेकिन कोई उसके जो बाल स्वभाव है उस पर ध्यान नहीं देता। बाल स्वभाव की स्वाभाविकता, उसकी जो खूबसूरती है उस पर कोई ध्यान नहीं देता। उसे अच्छे से अच्छी कोचिंग में भेजना शुरू कर दिया जाता है, हो सकता है नर्सरी केजी से ही। उस पर किताबों का बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, किताबी ज्ञान का बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, और वो अपने सर्वांगीण विकास पर ध्यान नहीं दे पाता। ध्यान देने योग्य बात है कि सर्वांगीण विकास की संकल्पना हमारे संविधान में की गई, परंतु सर्वांगीण विकास नहीं कर पाता, सिर्फ और सिर्फ किताबी कीड़ा या कूपमंडूक बनकर रह जाता है। हो सकता है कि वो किताबी ज्ञान तो बहुत ज़्यादा हासिल कर ले, लेकिन समाज के स्तर पर जो चेतना उसको हासिल करनी चाहिए थी वो चेतना उसके अंदर डेवलप नहीं हो पाती। सामाजिक परिस्थितियों को वो नहीं समझ पाता भली भांति। तो हमें इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। अस्तित्ववाद में बताया गया है कि अगर हम अपनी चेतना किसी दूसरे के हाथ में दे दें, या हमारा स्वभाव किसी दूसरे के हाथ से कंट्रोल होने लगे या किसी दूसरे से कंट्रोल होने लगे, तो हमारे और उस वस्तु में कोई फर्क नहीं रह जाता। ह्यूमन और ऑब्जेक्ट में यही फर्क होता है कि ह्यूमन के अंदर सोवरेंटी होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर सोवरेंटी नहीं होती है। ऑब्जेक्ट का भविष्य और उसका वर्तमान पहले से ही डिसाइड होता है कि उसको क्यों यूज करना है, परंतु ह्यूमन का ये सोवरेंटी होती है कि उसका भविष्य उसके हाथों में होता है, उसका वर्तमान उसके हाथों में होता है, वो जो चाहे वो कर सकता है। और उसी ऑब्जेक्टिफिकेशन की दौड़ में अब हम बच्चों को भी एक तरीके से ऑब्जेक्ट के तौर पर देख रहे हैं। देखिए, ईदगाह कहानी इस अर्थ में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये जो कहानी का दौर है, कहानी लेखन का दौर है, ये एक तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन के चरम स्तर पर लिखी गई है। और हम ये पढ़ते हुए आए हैं कि उस दौर में बच्चों की समस्याओं पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन मुंशी जी ने अपने इस कथा कर्म के माध्यम से बच्चों की मानसिक स्थितियों और परिस्थितियों पर भी ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है, जो अपने आप में क्रांतिकारी पहल है। मुंशी जी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि किस प्रकार आर्थिक परिस्थितियां बच्चों के मनोविज्ञान, बच्चों के सोचने और समझने के नजरिए को प्रभावित करती हैं। जैसा इस कहानी में आप लोगों ने पढ़ा है कि हामिद और उसकी दादी अमीना, इन दो लोगों के प्रेमपूर्ण संबंधों को दिखाया है, भावुकपूर्ण संबंधों को दिखाया है,
लेकिन साथ ही साथ हामिद का अपनी उम्र से बड़े होकर सोचना इस बात को सूचित करता है कि किस प्रकार हमारे समाज में व्याप्त विषमता के कारण बच्चों का बचपना छिनता चला जा रहा है। तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि अपने परिवेश में जो बाल बच्चे हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करके उनकी मानसिक अनुभूतियों को समझने की कोशिश करें। क्या वो किसी परेशानी में है, क्या वो किसी डिप्रेशन में है, तब जाके हमारा सच्चा कर्तव्य पूरा होता है। तब जाके हम स्वतंत्रता के सही स्तर को छू पाते हैं। स्वतंत्रता जन्म के पहले दिन से होनी चाहिए, लेकिन जैसे 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 हम बड़े होते हैं तरह तरह के बंधनों का जो दबाव है वो हमारी स्वतंत्रता को छीनता चला जाता है। लेकिन अब ये दबाव तो हमारे बचपन को भी छीनता चला जा रहा है, तो हमें इस बात का ध्यान देना होगा। इस कहानी में मुंशी जी ने यह बताया है कि हामिद किस प्रकार आर्थिक विषमता के चलते अपने जो स्वाभाविक बाल मनोविज्ञान है उससे दूर हो जाता है और मेले में जाकर ना मिठाई खाता है, ना खिलौने खरीदता है, बल्कि अपनी दादी के लिए, अपनी बूढ़ी दादी के लिए एक चिमटा खरीदता है। और वो जब चिमटा लेकर अपनी दादी अमीना के पास जाता है तो अमीना स्वयं अपने आप को कोसती हैं और उसे प्रेम पूर्वक गले से लगा लेती हैं। तो यहां भावुकतापूर्ण संबंध के साथ साथ प्रेमचंद जी एक तरीके से समाज पर तमाचा कसते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार जो विषमताएं हैं, जो सामाजिक विकृतियां हैं, वो बाल मनोविज्ञान को भी प्रभावित करती हैं और बाल जीवन के जो रंग हैं उसको बेरंग करने का प्रयास करती हैं। तो हमारा कर्तव्य यह होना चाहिए कि हम बाल जीवन के जो रंग हैं हमारे परिवेश में उसको बेरंग ना होने दें और अपने कुछ कर्मों के माध्यम से, चाहे हंसी मजाक, चाहे उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके मानसिक अनुभूतियों को समझें, उनके डिप्रेशन में ना जाने दें, उन पर बहुत ज्यादा बर्डन ना आने दें, ताकर जो बाल दिवस है उसका सही उद्देश्य पूरा हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।